वेलकम गाइस, कैसे हैं? आशा है अच्छे होंगे। साथ सी प्रोग्रामिंग में हमने लगभग फंक्शन कवर कर दिए हैं। अब हम सीखने जा रहे हैं रिकर्जन को। देखिए, रिकर्जन को अब क्यों सीख रहे हैं, पहले क्यों नहीं सीखा? क्योंकि रिकर्जन के लिए फंक्शन सीखना ज़रूरी है, उसके बाद ही हम रिकर्जन को समझ पाएंगे। क्योंकि रिकर्जन का काम ही कुछ ऐसा है कि हमने कोई भी फंक्शन यदि डिक्लेयर किया है और हमने फंक्शन को कॉल कराना है, तो हम उसी फंक्शन के अंदर उसी फंक्शन को कॉल करा सकते हैं। ये काम होता है रिकर्जन का। बट किस प्रकार से कराएंगे, ये सारा हम डिटेल से और प्रैक्टिकली समझते हैं इस वीडियो में, तो इसमें तक बने रहिएगा। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है मनोज कुमार और आप देख रहे हैं कंप्यूटर ज्ञान गुरु चैनल। तो चलिए सीख लेते हैं। अब देखिए, रिकर्जन कोई फंक्शन नहीं होता अपने आप में। रिकर्जन क्या होता है, जब किसी फंक्शन के अंदर उसी फंक्शन को कॉल किया जाता है, या ये कहें कि जब कोई फंक्शन खुद को कॉल करता है, उसे रिकर्जन कहते हैं। इसको सिंपल भाषा में हम समझे तो कहें, रिकर्जन एक ऐसी प्रणाली है जिसमें एक फंक्शन स्वयं को कॉल करता है। अब देखिए, रिकर्जन को समझने के लिए इसकी एग्जीक्यूशन को समझना बहुत ज़रूरी है। यदि आप इसकी एग्जीक्यूशन को समझ गए तो रिकर्जन को समझना आसान हो जाएगा। अब एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताऊं कि जैसे रिकर्जन को, यानी कि फंक्शन को फंक्शन के अंदर कॉल किस प्रकार से करते हैं। हम कोई भी एक फंक्शन डिक्लेयर करते हैं, उसके बाद हम उसमें स्टेटमेंट डालते हैं, और यहीं इस फंक्शन को क्लोज से पहले हम इसी फंक्शन को फिर से यहाँ पे कॉल कराएं, तो यही होता है फंक्शन को फंक्शन के अंदर कॉल कराना। तो चलिए इसके लिए एक प्रोग्राम लिखते हैं और प्रोग्राम के साथ साथ इसको समझते हैं। यहाँ पे हम एक प्रोग्राम लिखने वाले हैं जो कि है एक फैक्टोरियल वैल्यू निकालने के लिए। या आपके पास क्वेश्चन आ जाए कि राइट ए प्रोग्राम टू फाइंड फैक्टोरियल ऑफ ए गिवन नंबर यूजिंग रिकर्जन। तो रिकर्जन के जरिए हमने किसी भी एक नंबर का फैक्टोरियल निकालना है। अब फैक्टोरियल क्या होता है, मान लीजिए मैंने लिया 4 या 5। 5 का फैक्टोरियल क्या होगा, 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1। या 4 का निकालना है तो 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1। इससे जो वैल्यू निकल के आएगी वही होता है फैक्टोरियल। अब सबसे पहले हम यहाँ पे टाइप कराएं, इंक्लूड स्टूडियो दे दिया हमने, कोनियो देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। हम stdio.h यहाँ पे रखेंगे। अब डायरेक्ट फंक्शन डिक्लेयर करेंगे। देखिए, फंक्शन आपने सीखा है, हमने फंक्शन सिखाए हैं इससे पहले, इसीलिए पहले हमने फंक्शन सिखाए थे। यदि आपने नहीं देखे हैं तो हमारे प्रीवियस वीडियो फंक्शन के जरूर देखें, क्योंकि रिकर्जन को सीखने से पहले फंक्शन सीखना बहुत ज़रूरी है। अब देखो, मैं यहाँ पे कराता हूँ इंट। हमने फंक्शन का प्रोटोटाइप आपको बताया है। प्रोटोटाइप में हम रिटर्न भी ले सकते हैं, आर्गुमेंट लेके भी काम कर सकते हैं, या नो रिटर्न नो आर्गुमेंट पे भी काम कर सकते हैं। बट यदि हम रिकर्जन का इस्तेमाल कर रहे हैं तो हमको रिटर्न भी लेना पड़ेगा और आर्गुमेंट भी लेना पड़ेगा। तो रिटर्न ले लिया मैंने, इंटीजर टाइप का इंट रिटर्न ले लिया, और एक फंक्शन मैं नेम डिक्लेयर करा लेता हूँ, फैक्ट नाम का हम फंक्शन बनाएंगे, और आर्गुमेंट भी लेंगे। हमने इंटीजर टाइप का आर्गुमेंट भी ले लिया। अब मेन फंक्शन लगाएंगे। हम इंट से शुरू करते हैं, इंट मेन। कोई भी वैल्यू इनपुट करा लेते हैं यूजर से। उसके लिए एक वेरिएबल डिक्लेयर कराते हैं, एक इंट नाम का, इंट टाइप का एक n नाम का वेरिएबल ले लेता हूँ, और यूजर से इनपुट ले लेंगे। यूजर कोई भी वैल्यू इनपुट करा सकता है, एंटर नंबर, ठीक है। कोई भी नंबर इनपुट कराए उसी का हमने यहाँ पे फैक्टोरियल निकालना है। इसको स्कैन करा लेंगे स्कैनएफ के जरिए, %d, और यहाँ पे हम डाल देंगे n को, एंड n। अब देखिए, जब भी हम फंक्शन ले रहे हैं, हमने फंक्शन के ऊपर काम कराना है, तो सबसे पहले फंक्शन को कॉल कराना पड़ता है। तो हम फंक्शन को कॉल करा लेते हैं। फंक्शन हमारा है फैक्ट नाम का, और इसके अंदर हम उस वेरिएबल को डाल देंगे जिसके अंदर यूजर ने इनपुट दिया है। कोई भी, मान लीजिए यूजर ने एक इनपुट दे दिया 4, तो 4 हमारी n की वैल्यू है। n की वैल्यू कहाँ पे चली गई, %d के थ्रू स्कैन हो गई, क्योंकि इंटीजर वैल्यू है इसलिए %d लिया है। तो n के अंदर वैल्यू है, n को हमने फैक्टोरियल में डाल दिया। अब इसका आंसर लेना है हमने। किस प्रकार से आंसर आएगा, कितना फैक्टोरियल आएगा, तो उसके लिए एक वेरिएबल और मैं डिक्लेयर करा लेता हूँ ans के नाम से, आंसर। और यहाँ पे ans को मैं बराबर करा देता हूँ फैक्ट के, कि हमने फैक्ट की वैल्यू इसमें डाल देनी है आंसर वाले में। तो आंसर को हम यहाँ पे प्रिंट करा लेंगे बाद में, ठीक है ना। अब देखिए, जब भी हम फंक्शन को कॉल कराते हैं तो फंक्शन क्या काम करता है, फंक्शन अपनी डेफिनेशन के ऊपर जाएगा कि इसको डिफाइन कहाँ पे किया गया है ना। तो सीधा हम नीचे आएंगे और फंक्शन की डेफिनेशन बनाएंगे। हम ले लेते एक इंटीजर टाइप का
फैक्ट नाम का हमने फंक्शन लिया है और इसमें इंटीजर टाइप की वैल्यू डाल देते हैं एक n नाम का वेरिएबल। देखिए ये n अलग वेरिएबल है, ये काम यहाँ तक जो इस रूम में काम हो रहा है, यहाँ पे जो वेरिएबल है n ये एक अलग वेरिएबल है और यहाँ पे जो वेरिएबल लिया है n ये एक दूसरा वेरिएबल है। आप ये जरूरी नहीं n नाम से ले, किसी भी दूसरे नाम से ले सकते हैं, ए बी सी डी एक्स वाई जेड जो भी वेरिएबल है कुछ भी ले सकते हैं, यहाँ पे इसका कोई ताल्लुक नहीं है। सिर्फ क्या काम करेगा ये, यहाँ पे जो n की वैल्यू है, n के अंदर जो वैल्यू है वो वैल्यू यहाँ पे इस वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएगी। तो ये अपनी डेफिनेशन के ऊपर हम आ गए। यहाँ पे हम इसकी डेफिनेशन देते हैं, एक वेरिएबल और लेते हैं कि जो हमने रिजल्ट निकालना है फाइनल रिजल्ट, तो एक फाइनल नाम का वेरिएबल लिया। अब यहाँ पे देखिए हमको एक ब्रेक डालना पड़ेगा, यानी कि जो भी हम जो फंक्शन को कॉल करा रहे हैं उसके लिए हमको एक बेस वैल्यू लेनी पड़ेगी। अब बेस वैल्यू क्या होती है, मान लीजिए हमने फंक्शन कॉल किया था, हमने एक फंक्शन बनाया एक्स वाई जेड का, ठीक है, और स्टेटमेंट डाली और फिर से हम एक्स वाई जेड को कॉल करा रहे हैं, तो क्या होगा, ये फंक्शन कॉल हो गया, ये अपना काम करेगा कि फिर से अपने मेन फंक्शन पे जाएगा, फिर वो फंक्शन रन करेगा तो ये वापस से इस फंक्शन पे आएगा जिसको हमने यहाँ पे फिर से कॉल किया है, ये फिर वापस अपना काम करके ऊपर अपने मेन फंक्शन के ऊपर जाएगा। तो इस प्रकार से ये एक प्रकार से एक लूप बन जाएगा। एक्चुअल में लूप नहीं है बट एक लूप का बिहेवियर हमको दे रहा है। तो ये इन्फिनिटी हो गया, इसको हमने रोकना है, किसी पोजीशन पे तो ब्रेक कराना है ना, बस वही होती है बेस वैल्यू। अब हमने यहाँ पे बेस वैल्यू क्या डालनी है, कहाँ पे रोकना है इसको, हम कोई भी एक वैल्यू लेते हैं, मैंने 4 ही लिया तो 4 कहाँ तक चलेगा, 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 और 1 के बाद 0। अब 0 से हम कोई वैल्यू मल्टीप्लाई कराएंगे तो वैल्यू ही खत्म हो जाएगी, 0 रिजल्ट आ जाएगा। तो हम 0 पे इसको ब्रेक करा देते हैं कि 0 पे ना जाए, ये 1 तक रुक जाए। तो उसके लिए हम यहाँ पे एक स्टेटमेंट दे दें कि यदि जो n बराबर हो जाता है 0 के, तो जैसे 0 के बराबर हो जाए यहीं से रिटर्न हो जाए और रिटर्न 1 करा देंगे। तो हमारा ब्रेक कहाँ पे पड़ गया, लास्ट में 1 के ऊपर हमारा ब्रेक पड़ गया, 1 तक चलेगा, जैसे 0 आएगा ये रिटर्न होके 1 दे देगा और ये प्रोग्राम यहीं से टर्मिनेट हो जाएगा। और जब तक इसको 0 नहीं मिलता है, n 0 के बराबर नहीं होता है, देन एल्स करा देंगे फाइनल इक्वल n मल्टीप्लाई फैक्ट n माइनस 1। अब ये आपके समझ में आ गया होगा, यदि नहीं आया है तो अभी हम इसको पूरे से एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि यही तो एग्जीक्यूशन है। यही यदि समझ में नहीं आया तो आपको रिकर्जन समझ में नहीं आएगा। और रिटर्न करा देंगे ये फंक्शन को, रिटर्न किसको कराना है, हमने फाइनल कराना है ना, फाइनल रिजल्ट यही है, इसको हम रिटर्न करा देंगे वापस से फंक्शन को। बस इतना ही है, ये हो गया फाइनल रिटर्न वापस। तो ये क्या करेगा, ये वापस अपने फंक्शन के ऊपर जाएगा, यहाँ पे इसको अपना फंक्शन मिल रहा है जिसको हमने स्टोर करा दिया आंसर के अंदर, और प्रिंट करा लेंगे इस बार हम वैल्यू ऑफ फैक्टोरियल इक्वल प्रतिशत d को, और किसके डाल देनी है वैल्यू, आंसर की डाल देनी है, बस रिटर्न 0, रिटर्न 0 हो गया हमारा कोड। अब इसको समझते हैं। तो सिंपली हमने इंटीजर लिया है फाइनल, यदि n इक्वल 0, n के अंदर कितना है, हम कोई भी एक वैल्यू मान लेते हैं, हमने वैल्यू मान ली है 4, तो n के अंदर कितना है, 4 है, तो क्या 4 0 के बराबर है, नहीं है, नहीं है तो क्या होगा, ये एल्स की वैल्यू पे जाएगा और फाइनल के अंदर हमारा आ रहा है यहाँ पे n मल्टीप्लाई फैक्ट n माइनस 1, n की वैल्यू कितनी है, 4 है, 4 मल्टीप्लाई फैक्ट n की वैल्यू 4 माइनस 1 कितनी रह गई, 3। तो ये 3 के साथ कॉल होगा, ये फिर से ऊपर जाएगा और यहाँ पे फिर से चेक होगा इफ n की वैल्यू कितनी हो चुकी है, 3, 3 बराबर है 0 के, नहीं है तो ये वाली स्टेटमेंट नहीं चलेगी, फिर से एल्स पे आएंगे, इस बार n की वैल्यू 3 है, 3 मल्टीप्लाई फैक्ट 3 माइनस 1 कितना रह गया, 2। अब ये 2 के साथ ऊपर जाएगा, 2 के साथ कॉल होगा, n की वैल्यू 2 हो गई, 2 बराबर है 0 के, नहीं है तो फिर से यहाँ पे आ गया, यहाँ पे n की वैल्यू 2 हो चुकी है और ये 2 माइनस 1, 1 वैल्यू आ गई, फिर से ऊपर गया। अब ये 1 के साथ कॉल करा रहा है तो n की वैल्यू 1 हो चुकी है, n के अंदर 1 है, 1 इक्वल 0, नहीं भाई, तो फिर से एल्स की स्टेटमेंट रन हो जाएगी और 1 माइनस 1 0 आता है। अब ये 0 के साथ कॉल होगा, ऊपर जाएगा, देखेगा 0 इक्वल 0, बिल्कुल भाई ये 0 के बराबर है, तो क्या होगा, ये रिटर्न करा देगा 1।
ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए ये 1 रिटर्न करा रहा है, ठीक है। इससे पहले 2 के साथ कॉल किया था तो 1 गुना 2 कितना हो गया, 2 हो गया। इससे पहले 3 के साथ कॉल किया था तो 3 गुना 2 6। उससे पहले कितना कॉल किया था, उससे पहले 4 के साथ कॉल हुआ था स्टार्टिंग में, तो 4 गुना 6 कितना हो गया, 24। यही हमारा आंसर हो गया। n की वैल्यू 24 है, फाइनल के अंदर कितना स्टोर हो गया, 24। ये किसको वापस रिटर्न करा रहा है, वापस फंक्शन को दे रहा है 24। 24 हमारा कहाँ पे चला गया, आंसर के अंदर चला गया और हमने प्रिंट करा लिया आंसर को और रिटर्न 0। बिल्कुल सिंपल था। थोड़ा सा बस समझने का फंडा था कि जब हम फंक्शन को कॉल करा रहे हैं तो हम बेस वैल्यू उसकी दें और साथ में हमने कैलकुलेशन किस प्रकार से कराना है। आप इसको रन करा के देखते हैं। मैं यहाँ पे कराता हूँ सेव पहले तो इसको, और रन एंड बिल पे क्लिक कराते हैं। यहाँ पे हम कोई भी वैल्यू डालें, मैं डालता हूँ 4, एंटर प्रेस कराएंगे। देखो यहाँ पे फैक्टोरियल इक्वल 24, या दूसरी कोई वैल्यू डाल के देखें। फिर से रन कराता हूँ, इस बार मैं डालता हूँ 5, एंटर प्रेस कराएंगे, 5 का फैक्टोरियल 120। तो एक बार इसकी प्रैक्टिस करके जरूर देखें। नेक्स्ट वीडियो में हम रिकर्जन के और भी एग्जाम्पल करके देखने वाले, तो लगातार बने रहिएगा। ओके, आशा करूंगा वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। इसी प्रकार अच्छे अच्छे वीडियो देखते रहने के लिए लगातार हमारे साथ बने रहे। हमारे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा हम दोस्तों में शेयर करें, में लाइक करें, और यदि नया परिचय पे तो हम सब्सक्राइब जरूर कर लें।